Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Let's see the topic Newton's laws of motion. First point, a static object does not move without the application of force. Some instances are given here. First instance मैंने अभी पढ़ा, दूसरा instance पढ़ती हूँ. The force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the टेबल. देखो पहले एग्जाम्पल में क्या कहा, पहले इंस्टेंस में कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक एक रुका हुआ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, वहीं पे जो ऑब्जेक्ट है वो उठा नहीं सकते या हिल नहीं सकता वो ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब तक हम उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकते या उठा नहीं सकते. वो हिलेगा नहीं, अपने आप नहीं हिलेगा, है ना. दूसरा पॉइंट देखिए, द फोर्स विच इज सफिशिएंट. एक बुक उठाने के लिए टेबल पर से जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स वो टेबल उठाने के लिए लगता है क्या? नहीं. ठीक है, ऐसा क्यों? ये सारे रीजन से, सारे इंस्टेंसेस जो दिए हुए हैं उसके रीजन, इसका रीजन पूछा है. व्हाट कुड बी द रीजन? इसका रीजन क्या हो सकता है? तो न्यूटन एक्सप्लेन इट वेरी वेल. अदर एग्जांपल्स आर गिवन. देखो थर्ड एग्जांपल देखो, फ्रूट ऑन ए ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन. ठीक है, जब हम ट्री को हिलाएंगे तो फ्रूट्स नीचे गिरते हैं. ऐसा क्यों? ये सिर्फ वही सोच सकता है, न्यूटन ही सोच सकता था. हमने आम आदमी ने सोचा कि ये न्यूटन ने ही सोचा, है ना. न्यूटन उसके लिए फेमस है. न्यूटन ने बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारा उसका कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में. फोर्थ एग्जाम्पल देखो, एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इट इज स्विच ऑफ. जब हम इलेक्ट्रिक फैन के स्विच ऑफ करते हैं फैन को, तब स्विच ऑफ करने के बाद भी वो थोड़ी देर घूमता है. ऐसा क्यों होता है? इसके रीजन, वी रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स हैव सम इनर्शिया. हमें क्या समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इनर्शिया होता है. इनर्शिया यानी भारीपन, है ना, जड़त्व, भारीपन जिसे बोलते हैं. एंड दिस इनर्शिया इज ड्यू टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू मास. ये मास से रिलेटेड है, मास की वजह से होता है. जो जिसका जितना मास उसमें उतना इनर्शिया, वो उतना ही भारी होगा. जिसका जितना मास होगा उतना ही वो भारी होगा. तो ये मास से रिलेटेड है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स दिस वेरी प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. इस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने डिस्क्राइब किया है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. इसी के ऊपर बेस्ड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इफ वी लुक फॉर the reason, see the next example, balance and unbalanced force. You must have played a tug of war. आपने रस्सी खींच खेला है कभी? रस्सी खींच जो खेलते हैं आप, तो एक तरफ से कुछ लोग रस्सी खींचते हैं, दूसरी तरफ से कुछ लोग खींचते हैं, है ना. तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, अगर दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो रस्सी किसी तरफ भी खींची नहीं जाती. इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो रस्सी खींच एक तरफ, कोई भी तरफ रस्सी खींची नहीं जाएंगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो, एक तरफ से कोई ज़्यादा जोर न लगाए. ठीक है, when the applied force becomes unequal, मतलब जब अनइक्वल होगा, अनबैलेंस होगा, तभी जो नेट फोर्स है that get applied in the direction of the greater force, ज़्यादा फोर्स के डायरेक्शन से वो रस्सी खींची जाएंगी. मीन सेंटर ऑफ द रोप विथ शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन. रोप का जो सेंटर है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. वो लोग जीत जाएंगे जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सुना, इसी ऊपर बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स का मतलब समझ गया. बैलेंस मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, और बैलेंस फोर्स जब अप्लाई होता है तो कोई भी मोशन नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी. लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है तभी हम वो हलचल होंगी, मोशन होंगी. एंड ऑब्जेक्ट क्यों, ऐसा क्यों होता है उसके लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, क्या कोशिश करता है? टू रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट में रहने की कोशिश करता है. और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन में अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करता है. ठीक है, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पे ऊपर एक्ट नहीं होगा तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करेगा. ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करेगा. ठीक है, कब तक मेंटेन करेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता. फॉर एग्जांपल, बुक अगर टेबल पे पड़ी है वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप उससे फोर्स लगा के उसको उठाएंगे नहीं. समझ में आया? When an object is at rest or uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. तो जो अगर कोई बुक यहाँ टेबल पे पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. सो मेनी फोर्सेस आर एक्टेड अपॉन इट. ठीक है, उसमें भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते रहते हैं, बट दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. ओके, एंड दैट्स व्हाई द नेट फोर्स गेट जीरो.
तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। इसी ये जो प्रॉपर्टी है ना, इनर्शिया, ये प्रॉपर्टी है। इनर्शिया मतलब क्या? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। खुद होके वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा। स्टेट ऑफ रेस्ट, एक जगह रुकने की जो स्टेट है उसका भारीपन जो है, भारीपन की वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करेगा, वो हिलेगा नहीं जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द अनबैलेंस फोर्स विच कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लॉ हमें ये भी बताता है कि किस तरह से वो अपनी अनबैलेंस फोर्स हेल्प करता है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, समझ में आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? वंस मोर, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में, अनलेस, जब तक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता तब तक। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं अभी। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल। एक प्लास्टिक का बॉल और एक रबर का बॉल फ्रॉम द सेम हाइट से आप अपने फ्रेंड को फेंकने के लिए बोलो। यू कैच द बॉल्स, आप कैच करो। यू विच बॉल वॉज ईजियर टू कैच एंड वाई? कौन सा बॉल इजीली कैच होगा, प्लास्टिक का कि रबर का? प्लास्टिक का, बिकॉज इट हैज लेस मास। लेस मास की वजह से हम इसको इजीली कैच करेंगे, लेकिन जो रबर का बॉल है उसका मास ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ा उसको जितना इजीली ये कैच कर पाएंगे उतना इजीली वो नहीं कैच, रबर का बॉल नहीं कैच कर पाएंगे। सेकेंडली, आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स यू एट स्लो स्पीड। फिर दूसरे के इंस्टेंस में क्या बोला है? एक बॉल स्लो स्पीड से फेंको और दूसरा जो है फास्ट हाई स्पीड से फेंको। ठीक है, कौन सा इजी जाएगा कैच करने के लिए? द बॉल विच थ्रोन विथ स्लो स्पीड, जो स्लो स्पीड से फेंका है वो कैच करने में इजी जाएगा। ऐसा क्यों? ठीक है, यही एक्सप्लेन करता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, effect of one object striking another object depends both on mass of the former object and its velocity। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मास, आपने देखा जिसका ज़्यादा मास था वो आप इजीली कैच नहीं कर पाए, तो उसका जो इफेक्ट था वो आपको दिखाई दिया। फिर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी, वो भी आप इजीली कैच नहीं कर पाए, तो ये इफेक्ट दिखाई दिया ना। तो ये इफेक्ट किसकी वजह से दिखाई दिया? बिकॉज ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अनदर प्रॉपर्टी विल सी मोमेंटम। मोमेंटम, अब इसी का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे दिखाई दिया ना इन दोनों इंस्टेंस में, तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब ही क्या होता है? मोमेंटम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंटम। इफेक्ट ऑफ फोर्स किसका इफेक्ट? व्हेन टू ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स वन अनदर, द मास एंड वेलोसिटी, उसका जो मास और वेलोसिटी की वजह से जो इफेक्ट दिखता है फोर्स का, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम देन? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ में आया? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सीन बॉक्स। मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड। मोमेंटम को क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी बोला है, मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। उसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, वाइल सीजीएस यूनिट कौन सा है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इफ एन अनबैलेंस फोर्स applied on an object causes the change in velocity of that object, then it also causes the change in its momentum। अगर उसकी velocity change होगी तो उसका momentum भी change होगा, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की velocity change होगी तो उसका momentum भी change होगा, क्योंकि momentum मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी ही चेंज होगी ना, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। नो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is proportional to the applied force। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? किसको प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स को। जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी और उतना ही उसका मोमेंटम चेंज होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? फोर्स से रिलेटेड है। एंड चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन से आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन से उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन देन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. देखिए, suppose an object of mass m has initial velocity u. अगर velocity की initial velocity हम u लेते हैं, when force F is applied in the direction of velocity for time t, its velocity becomes v. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है? v. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं u, तो उसे इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे. फाइनल वेलोसिटी लेते हैं तो फाइनल मोमेंटम बोलेंगे. बिकॉज मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी होंगी तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल वेलोसिटी होंगी तो फाइनल मोमेंटम. देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब देखिए, ये फाइनल मोमेंटम एम वी और इनिशियल मोमेंटम एम यू. ठीक है, इसमें से हम यम कॉमन निकाल सकते हैं. यम कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या? v माइनस यू. अब व्हाट इज दिस? v माइनस यू अपॉन टी. इट्स एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन टी. तो हम इसके जगह a लिख सकते हैं, है ना. देयरफॉर v माइनस यू अपॉन टी के जगह हम a लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ma. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसको प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली फोर्स को. किसको प्रोपोर्शनल है? फोर्स को. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली फोर्स को प्रोपोर्शनल होता है. और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है ना. तो वो साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया k, इक्वल टू साइन डाला उसकी जगह और कांस्टेंट लिया k. ठीक है, बट सी द वैल्यू ऑफ दिस k, इट्स 1, है ना. वैल्यू कितनी है बोलते हैं? k की वैल्यू 1, मतलब कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, प्रोडक्ट विल बी सेम एज इट इज. सो फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ क्या बोलता है फिर? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस विच आर इनिशियली एट रेस्ट. देखिए, दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट बोला है. रेस्ट मतलब उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होंगी? 0. और अगर इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है तो उनका मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम वो भी 0. क्योंकि मोमेंटम मतलब क्या? मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. अब इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है तो आंसर क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम भी कितना आएगा? 0. ठीक है, समझ में आया? इनिशियल मोमेंटम क्यों 0 होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब बोथ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो इनिशियल मोमेंटम विल ऑल्सो बी 0. डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी सेम होगा. मैंने कहा सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी सेम होगा. लेकिन जब आपको लग रहा हो कि जो दो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. एक बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे गन ले ली, गन बड़ा ऑब्जेक्ट है और बुलेट छोटा ऑब्जेक्ट है. जब गन में से बुलेट फायर होती है ना, तो वो फायर करते हैं तो गन गेट रिकॉइल, है ना. गन रिकॉइल होती है, पीछे आती है. तो गन क्योंकि भारी होती है वो पीछे आती है, मतलब उसको थोड़ी सी वेलोसिटी से पीछे आती है. लेकिन बुलेट छोटी होती है, मास कम होता है उसका, इसलिए वो ग्रेटर वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ती है. तो मास इनटू वेलोसिटी. सपोज आपने लिया 2 मास है बुलेट का एंड वेलोसिटी 10. वेलोसिटी 10, ये तो हो गया बुलेट के बारे में. ठीक है, मास एंड वेलोसिटी. तो और अगर गन का ले लेते हैं, गन का 10 मास एंड 2 हो गई उसकी वेलोसिटी. देखो, मास यहाँ पे बुलेट का मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है. ठीक है, गन का मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है. लेकिन आफ्टर ऑल दोनों का जो आंसर आएगा वो तो सेम ही होगा, है ना. 20. दोनों का आंसर क्या आएगा? 2 10 भी 20 होता है, 10 2 भी 20 होता है ना. मतलब जो उनका मोमेंटम है वो सेम आएगा. ठीक है, इस तरह से समझ में आया मोमेंटम किस तरह से. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, गन और
छोटी सी बुलेट, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर सेम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का मोमेंटम सेम होगा इस तरह से। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बॉक्स में देखिए पहले, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब 1 न्यूटन यानी क्या? द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। मतलब इसका मतलब क्या होता है? फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन, जितना फोर्स जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, किसके लिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg। 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है ना, 1 kg ऑब्जेक्ट है, मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 1 kg ऑब्जेक्ट में अगर आपको एक्सेलरेशन लाना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से डाइन की डेफिनेशन है, 1 डाइन की। डाइन ये सीजीएस यूनिट है और न्यूटन ये एसआई यूनिट है। याद रखना, रिमेंबर कि कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट कौन सा है फोर्स का? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट कौन सा है? डाइन। ठीक है, अब 1 डाइन की डेफिनेशन देखते हैं। सेम है, बस आपको क्या करना है? बस यूनिट्स चेंज करने हैं। न्यूटन की जगह डाइन करना है, ठीक है, किलोग्राम की जगह ग्राम करना है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना है। बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, क्या कैसी होगी डेफिनेशन फिर? द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लाना है, तो कितना फोर्स जरूरी होता है? 1 डाइन फोर्स जरूरी होता है। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन of 1 centimeter per second square in an object of 1 gram is called 1 dyne. यूजर ब्रेन पावर में देखिए आप, why is there a thick bed of sand for a high jumper to fall on after his jump? जब एथलीट जो होते हैं ना, हाई जंपर होते हैं, वो हाई जंप करते हैं, ठीक है, तो हार्ड सरफेस पे अगर वो जंप करेंगे तो उनको इंजरी हो सकती है, इसीलिए सैंड बेड लगाया करते हैं, सैंड बेड पे वो जंप करते हैं। सो ऐसा क्यों? सो दैट लेसर रिएक्शन फोर्स उस पर एक्ट हो जंपर पे, सैंड बेड का, और इंजरी से बच जाए, इसीलिए उनको सैंड बेड दिया जाता है जंप करने के लिए। नाउ सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ देखिए, टेक अ प्लास्टिक बोट एंड मेक अ होल एट इट्स रियर एंड। उसके पीछे वाले एंड पे एक बोट को, छोटी बोट लो बते प्लास्टिक की, उसके पीछे वाले एंड की उसको होल करो और inflate a balloon and fix it on the hole, और होल बोट के होल पे वो फिक्स कर दो। ठीक है, रिलीज द बोट इन वाटर, और बाद में उस बोट को रिलीज कर दो। क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका? क्या होगा? यू विल सी द एयर एस्केप्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एयर जो है, बलून की एयर धीरे धीरे बैकवर्ड डायरेक्शन से निकलती हुई आपको दिखाई देगी। एंड अगर वो एयर बैकवर्ड डायरेक्शन से निकल रही है तो बोट की मूवमेंट कौन से डायरेक्शन से होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन से। कौन सी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन से। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? द बोट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, आप देखते हैं ना, बोट चलाते वक्त पानी पीछे 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 करते हैं ताकि बोट आगे जाए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना है, तभी आपको रिजल्ट है वो मिलेगा, मतलब बोट आपकी आगे जाएगी। वी हैव लर्न अबाउट द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इफेक्ट क्या होता है फोर्स का, ये हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ में से देख लिया है। अब हम थर्ड लॉ देखेंगे। हाउएवर इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन। फोर्स अकेला नहीं होता है बोलते, ठीक है, एक ही तरफ से नहीं। फोर्स इज रेसिप्रोकल एक्शन। फोर्स से रेसिप्रोकल अपोजिट एक्शन होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाली रेसिप्रोकल एक्शन होती है। फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर। फोर्सेस हमेशा कैसे रहते हैं? पेयर में रहती है, दो दो, है ना। When one object applies a force on another object, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, the latter object also simultaneously applies the force on the former object। तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फॉर्मर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही आइडिया न्यूटन्स थर्ड लॉ बताती है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, पहले ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया उसे बोलते हैं एक्शन फोर्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देन? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है विच एक्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और बिना वजह आपने किसी के गाल पे एक मार दिया, तो सामने वाला भी रिएक्शन तो बताएगा ही नहीं, तो वो भी रिएक्शन करेगा। आपने मारा तो वो भी चुप थोड़ी ना बैठेगा, हर कोई गांधी जी थोड़ी ना होता है, ठीक है, तो वो भी रिएक्शन करेगा, वो भी मारेगा। तो ये हो गया, आपने जो एक्शन किया दैट इज एक्शन फोर्स, और उसने वो भी मारेगा, मतलब वो रिएक्शन फोर्स। सो वो दोनों एक्ट साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक है। वो सोच के घर जाके बाद में वापस आके थोड़ी ना मारेगा, तुरंत ही पूछेगा ना आपको जवाब, ठीक है। इसीलिए मतलब इसलिए दोनों जो होगा साइमल्टेनियसली होगा। थर्ड लॉ के बारे में देखते हैं हम। थर्ड लॉ के फीचर्स क्या क्या है, बॉक्स में देखिए आप। फर्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स। एक्शन और रिएक्शन दोनों ऐसे टर्म्स है, वो क्या बताते हैं, फोर्स। एक्शन, हमने जो एक्शन किया वो भी फोर्स, और उसने जो एक्शन किया वो भी फोर्स, मतलब दोनों एक्शन और रिएक्शन ये दोनों क्या है, फोर्स, ठीक है। दीज फोर्सेस एक्ट इन पेयर, और हमेशा पेयर में आते हैं, एक ने किया तो दूसरा भी करता ही है। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अकेला नहीं आता फोर्स, है ना, पेयर में आता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक ही वक्त होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, रिमेंबर एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है। एक ने दूसरे के ऊपर एक्शन किया तो दूसरा पहले के ऊपर रिएक्शन करेगा, एंड हेंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, इसलिए वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल नहीं कर सकते। यूजर ब्रेन डाउन में देखिए, व्हाइल हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीजेस। जब बॉलर बॉल मारता है बैट को तो क्या होता है, बैट्समैन स्पीड से उसे बॉल को थ्रो करता है, तो बैट की स्पीड क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि बैट्समैन ने तो पहले बहुत स्पीड से मारा था ना, तो बैट की स्पीड क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉल ने भी बैट के ऊपर क्या किया है, एक्शन फोर्स किया है। जब बैट बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स करते हैं तो बॉल का वजन कम होता है ना, बैट पर एक्शन फोर्स हो रहा है, इसीलिए बैट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, द गन रिकॉइल्स दैट इज मूव्स बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। गन क्या होती है, रिकॉइल होना पीछे आना, ठीक है। क्यों पीछे आती है, जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट छोटी होती है, उसका वजन बहुत ही कम होता है ना। सो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द गन से जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है बुलेट के ऊपर, ड्यू टू इट्स लेस मास, है ना, बुलेट का मास कम होता है ना, लेस मास, इट गेट एक्सेलरेटेड, बुलेट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड होती है लार्जली, एंड एक्वायर्स हाई वेलोसिटी, बुलेट हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। उसी समय एट द सेम टाइम क्या होता है, बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, एंड दैट्स वाई इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द गन इज हेवी, है ना, गन हेवी होती है, इसलिए स्मॉल वेलोसिटी से वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग रॉकेट। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग, ये भी थर्ड लॉ पे बेस्ड है। रॉकेट से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं ना, दे एस्केप फ्रॉम द स्मॉल ओपनिंग, जब वो स्मॉल ओपनिंग से एस्केप होते हैं बहुत सारे गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन से, उसी वक्त क्या होता है, दे एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द रॉकेट, वो रॉकेट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन से वो मूव होता है रॉकेट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सपोज एन ऑब्जेक्ट ए has mass m1 and its initial velocity u, mass है m1, initial velocity है u, and दूसरा ऑब्जेक्ट है b, उसका मास m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, ओके। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ a, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ m1 u1, और b के लिए कितना हुआ m2 u2, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिए है मतलब इनिशियल मोमेंटम। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, अगर दो ऑब्जेक्ट ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, लेट द फोर्स ए, तो उस ए के ऊपर F1 फोर्स एक्ट होगा और बी के ऊपर F2 फोर्स एक्ट होगा। मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के बाद मतलब फाइनल वेलोसिटी, कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम कितना होगा m1 v1 और बी ऑब्जेक्ट का m2 v2। According to Newton's third law of motion, A also exerts an equal and opposite force on B. A भी B के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है और B A के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है।
सो इसलिए हमने लिया है F2 इज इक्वल टू माइनस F1। F2 ये B का फोर्स है और F1 ये A का फोर्स है। दोनों इक्वल फोर्स एक्ट करेंगे लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस लिए, इसलिए माइनस साइन लिया है। देखिए F2 इज इक्वल टू माइनस F1। F मतलब क्या, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F2 के लिए m2 इंटू A2 और F1 के लिए m1 इंटू A1। ठीक है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F के जगह हम m इंटू A लिख सकते हैं। A मतलब क्या, A मतलब एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं A की जगह v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसीलिए हमने A की जगह v माइनस यू अपॉन टी का फॉर्मूला लिखा है। और क्योंकि A2 मतलब ये सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए है तो हम वेलोसिटी भी सेकेंड लेंगे, मतलब v2 माइनस यू2 है ना, v2 माइनस यू2 अपॉन टी। टाइम सबके लिए सेम रहेगा और वेलोसिटी अलग रहेगी इसलिए। फिर दूसरी जगह v1 माइनस यू1 फॉर A ऑब्जेक्ट के लिए v1 माइनस यू1 अपॉन टी। ठीक है, अब टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल क्योंकि सेम ही है। ठीक है, और ये जो m2 है, m2 मल्टीप्लाइड बाई v2, m2 मल्टीप्लाइड बाई v2, m2 v2, m2 अगेन मल्टीप्लाई बाई u2 माइनस m2 u2। ओके, m1 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर m1 जो है, ब्रैकेट के अंदर वाले v1 से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे m1 से, तो आंसर आएगा m1 v1 प्लस दोनों का माइनस माइनस जो है m इंटू यू होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m1 u1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी v2 v1 वो एक साइड में ले लेंगे, ये m2 v2 और m1 v1। ठीक है, इधर आएगा तो वो, ये इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी एक साइड से और इनिशियल वेलोसिटी एक साइड में। ठीक है, v वाले एक साइड में और u वाले एक साइड में इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें कैसा मिलेगा, फोर्स मोमेंटम कैसे मिलेगा, देखो m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब जो द मैग्नीट्यूड है वो दोनों के सेम आए हैं। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो है उनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जब हमने लिया तो उनका टोटल मोमेंटम जो है वो सेम आया है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, Thus, if no external force is acting on two object, अगर कोई भी external force act नहीं हो रहा है दो ऑब्जेक्ट पे, then their total initial momentum is equal to their total final momentum। तो उनका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, अगर दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तब भी, आप वो पेबल्स खेलते हो ना कंचे, ठीक है, एक कंचा मारते हैं उसमें एक पेबल मारते हैं, तीन चार पेबल्स को लगता है एट ए टाइम। ठीक है, या फिर बहुत सारे गेम्स में आप एक को मारते हैं, या फिर कैरम खेलते होंगे। ठीक है, एक स्ट्राइकर से जब मारते हैं 3-4 गोटियाँ अपने आप हिल जाती है। तो जो मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, उनका जो बिफोर कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम दिखाई देता है, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन देखिए, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट पे, तो उनका टोटल मोमेंटम कैसा रहता है, सेम रहता है। लेकिन ये जो है दिस इज कॉरोलरी टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर कोलिजन। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ बोलते कोलिजन के बाद भी, द मोमेंटम गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। जो मोमेंटम होता है वो, अब आप फोर्स को ले लीजिए, अगर हम एक फोर्स एक पेबल को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो सभी पेबल्स में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, उसी तरह से मोमेंटम भी कैसा हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ अदर इंक्रीजेस। एक का, जिस पेबल को हमने मारा था उसका कम हो जाएगा और दूसरे का बढ़ जाएगा। सो दस वी कैन ऑल्सो स्टेट द करोलरी ऑफ, इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ की करोलरी भी बोल सकते हैं इसीलिए। ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले उनका जो मोमेंटम होता है इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब ये एग्जाम्पल लिया था गन का,
है ना, गन रिकॉइल होती है जब उसमें से बुलेट फायर करते हैं, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे है दिया हुआ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के लिए हमें बुलेट का जो एग्जांपल है वो बेस्ट है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन व्हेन बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब बुलेट फायर करते हैं बुलेट का मास कम है लेकिन वेलोसिटी वो ज़्यादा वेलोसिटी से वो एक्सेलरेट होती है, और गन मैसिव होती है ना, उसका वजन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी होती है, वो रिकॉइल होती है, वो बहुत कम होती है, मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी वो सेम रहता है, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। इस एग्जाम्पल से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। Solved examples. Example 1. The mass of cannon is 500 kg and it recoils with a speed of 0.25 मीटर पर सेकेंड. What is the momentum of cannon? ठीक है, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला कौन सा है? मास इंटू वेलोसिटी। हमें मास भी दिया हुआ है 500 kg, है ना, कैनन का, और द वेलोसिटी भी दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 2 में देखिए, 2 balls have masses of 50 ग्राम एंड 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल है, एक का मास है 50 ग्राम और दूसरे का 100 ग्राम, ठीक है। एंड दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी दी है, पहले की 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की 1.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते हैं, टकराते हैं आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद द फर्स्ट बॉल मूव्स विथ वेलोसिटी, पहले बॉल की वेलोसिटी दी हुई है 2.5 मीटर, सेकेंड बॉल की द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल, दूसरे बॉल की हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिखेंगे। द मास ऑफ फर्स्ट बॉल, पहले बॉल का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, लेकिन हमें उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं हम, डिवाइड, ठीक है। 50 को 1000 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, 0.05 kg। उसी तरह से दूसरे को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो भी ग्राम में दिया है, हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोग्राम में, इसीलिए ग्राम में से उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो हमें उसका भी मास 0.1 kg मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरे बॉल की 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पहले बॉल की दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दूसरे बॉल की निकालनी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, है ना, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम फाइनल। अब सबके वैल्यूज पुटअप करेंगे। m1 इज फॉर फर्स्ट बॉल एंड m2 इज फॉर सेकेंड बॉल, ठीक है। m मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉल, m2 मतलब मास ऑफ सेकेंड बॉल, तो वो सारे वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है, और आंसर निकालेंगे। वैल्यूज पुटअप करने के बाद इस तरह से आंसर आया 1.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड बॉल की वेलोसिटी कितनी हुई है, 1.75 मीटर पर सेकेंड।